एक उग्र हिंसक हिंदू राष्ट्र इस्टेब्लिश करने का नैरेटिव चल रहा है। और वो ख़तरनाक इसलिए क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो आइन है वो इसकी इजाज़त नहीं देता। सभी के पास, जिसके पास वोट है, हर एक वोट की कीमत एक है। सवाल है देश को क्या चाहिए, हमें आपको क्या चाहिए? हमें आपको अमन चाहिए, शांति चाहिए, बराबरी चाहिए, सुकून चाहिए, यही चाहिए ना। और हमें ये भी बराबरी चाहिए कि अगर मैं दलित हूँ तो भी मेरा अधिकार एक ब्राह्मण के बराबर हो, अगर मैं मुसलमान हूँ तो हिंदू के बराबर अधिकार हो। बुलडोज़र जस्टिस कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए कानून है। कानून चाहिए, आरोप सिद्ध हो जाए तब कीजिए। यह बुलडोज़र राम रहीम पे नहीं चलता, यह बुलडोज़र आसाराम पे नहीं चलता, यह बुलडोज़र बृजभूषण शरण सिंह पे नहीं चलता, उस पर भी आरोप लगा ना। मैम, आपने कहा कि देश में एक एजेंडा सेटिंग चल रहा है, एक तरह के नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। क्या लगता है मैम, ये कितना खतरनाक है या किस तरीके से इसको देखती हैं? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ़ है कि जो एजेंडा सेटिंग चल रही है और जिसमें मीडिया भी एक भूमिका अदा कर रहा है, वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, देश की डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है। वो एक तरफ़ा मेजॉरिटेरियन शासन, या यूँ कहें कि एक उग्र हिंसक हिंदू राष्ट्र इस्टेब्लिश करने का नैरेटिव चल रहा है। और वो ख़तरनाक इसलिए क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो आइन है वो इसकी इजाज़त नहीं देता। सभी के पास, जिसके पास वोट है, हर एक वोट की कीमत एक है। और उसी लिहाज से देखा जाना चाहिए। लेकिन हिंसा का जस्टिफिकेशन हो रहा है, और जो सेपरेशन ऑफ पावर है कि अलग अलग जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, सबकी अलग अलग भूमिकाएं हैं, वे सब मिक्स हो रही हैं, वो एक ख़तरनाक है। तो मैम, जैसे लगातार विपक्ष ने ये लगातार बात कही कि संविधान पे हमला होने वाला है, वहीं जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी जीत कर आते हैं तो उसी संविधान को माथे लगाते हैं और एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाती है कि जैसा विपक्ष बता रहा था ऐसा कुछ नहीं था। इससे देश को आश्वस्त होने की ज़रूरत नहीं है क्या? नहीं, देखिए, देश तो आश्वस्त हो जाएगा कि ये जो हिंसा फैलाने वाली ताकतें हैं ये चुप हो जाएंगी। सवाल है देश को क्या चाहिए, हमें आपको क्या चाहिए? हमें आपको अमन चाहिए, शांति चाहिए, बराबरी चाहिए, सुकून चाहिए, यही चाहिए ना। ये नहीं है तभी सवाल उठ रहा है ना। और हमें ये भी बराबरी चाहिए कि अगर मैं दलित हूँ तो भी मेरा अधिकार एक ब्राह्मण के बराबर हो, अगर मैं मुसलमान हूँ तो हिंदू के बराबर अधिकार हो, अगर मैं ईसाई हूँ तो भी मेरा अधिकार जो मेजॉरिटी है। और देखिए, एक जो फॉल्स नैरेटिव है कि हिंदू 80% है, आपकी जो जनगणना है उसके हिसाब से भी, ठीक है, 2011 की है। और आप लगातार जो ताकतें हैं वो बताने की कोशिश कर रही हैं कि हिंदू ही खतरे में है। ये एक अपने आप में बड़ा ख़तरनाक है कि हिंदू को ही उसने एक डरपोक बता दिया है कि भाई तुम खतरे में जा रहे हो। कैसे खतरे में जा सकते हैं? जब हम अंग्रेज़ों के समय नहीं गए, जब हम मुग़लों के समय नहीं गए, तो आज की तारीख में हम कैसे जा सकते हैं? देखिए, झारखंड में और जो तमाम मुख्यमंत्री हैं जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से बुलडोज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक चिंता की बात है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से ही देश चल सकता है, कोई भी देश, सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के सारे देश। लॉ एंड ऑर्डर अगर मैं और आप अपने हाथ में ले लेंगे, आप कैमरे की जगह मुझ पे लाठी बरसाने लग जाएंगे, तो हम तो डायलॉग नहीं कर सकते ना। कैसे डायलॉग करेंगे? डायलॉग के लिए तो एक स्पेस चाहिए। मैम, लगातार अब इस देश में बांग्लादेश को दिखा करके एक डर बनाने की कोशिश की जा रही है। आपने भी अपने वक्तव्य में कहा, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैंने तो बिल्कुल साफ कहा कि भारत बांग्लादेश नहीं है। मैंने कहा कि बांग्लादेश में एक अपसर्ज हुआ, एक आंदोलन हुआ, वहाँ के लोग आए, लोगों ने कहा कि शेख हसीना जो कर रही हैं वो सही नहीं है और इनके ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट उतरा। वो वहाँ के लोगों का विवेक है, वो वहाँ के लोगों का अधिकार है जो उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन भारत और बांग्लादेश में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बांग्लादेश बना 1971 में। भारत की जड़ें बहुत पुरानी है, भारत की डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत पुरानी है, भारत में गवर्नेंस की जड़ें बहुत पुरानी हैं। और यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हैं उनको आप किस तरह से डील करती हैं सरकारें, इसकी कला बहुत पुरानी है। तो इसलिए मैंने कहा कि बांग्लादेश खाली इस बात के लिए ठीक है कि आप एक आंदोलन करके सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं, लेकिन भारत और बांग्लादेश में समानता नहीं है। मैम, एक सवाल ये, इसी देश में कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जो बहुत ही जहरीली भाषा बोलते हैं। 2002 में आपको भी याद होगा कि अटल जी ने कहा था राजधर्म का पालन मुख्यमंत्रियों को करना चाहिए। जी जी। तो अब ऐसी विषैली भाषा और ये विष बोने की जो तैयारी चल रही है लगातार, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कंपटीशन चल रहा है। योगी जी आगे ना निकल जाएं, हो सकता है दिल्ली ना चाहता हो, तो एक कंपटीशन सा दिखाई दे रहा है कि मैं और ज़्यादा जहरीला बोलूँ, मैं और ज़्यादा अतार्किक बोलूँ। बेसिकली ये इलॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं।
फ्लड जिहाद, लव जिहाद, फिर फर्टिलाइज़र जिहाद तक आ जाएं, और फिर ये कहना बुनियादी तौर पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि हम आपको आधार कार्ड तब बनाएंगे जब आपका एनआरसी में डेटा होगा। तो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब पैदा किया जा रहा है जो ख़तरनाक है देश के लिए, मेरा मानना है। मैम, जो बुलडोजर वाली बात है खास करके, वो यूपी से चल के अब तमाम राज्य धीरे धीरे जो देखिए, बुलडोज़र इनजस्टिस की निशानी है। बुलडोज़र जस्टिस कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए कानून है। कानून जाइए, आरोप सिद्ध हो जाए तब कीजिए। यह बुलडोज़र राम रहीम पे नहीं चलता, यह बुलडोज़र आसाराम पे नहीं चलता, यह बुलडोज़र बृजभूषण शरण सिंह पे नहीं चलता। उस पर भी आरोप लगा ना, 6 महिला पहलवानों ने गवाही दी। क्या उसके ऊपर हिम्मत है कि बुलडोज़र चलाएंगे? आप नहीं चलाएंगे। लेकिन इसका उपाय क्या है? वो तो उसका उपाय यही है कि लोग चैलेंज करें, बात करें। पॉलिटिकल पावर को आज बोलना पड़ रहा है, कांग्रेस को आज बोलना पड़ रहा है, तो एक ये बड़ी चीज़ है इस लिहाज से। जी शुक्रिया, थैंक यू।